बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी आज की जो डिस्कशन है वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की ही एक स्पेशल टॉपिक है हमारा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स। तो इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक और हमने कवर किया है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो इन दो टॉपिक्स को आज हमने जो है वो देखना है। पहला टॉपिक अगर आप देखें तो ये इस चीज़ से मुतल्लिक है कि जो इम्प्योरिटी एटम आप ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, उसके एटम को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। आयनाइजेशन होती है जब आप किसी एटम के अंदर से जो है उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो आप इसकी आयनाइजेशन कहते हैं। सो किसी भी इम्प्योरिटी एटम को जो कि आप सेमीकंडक्टर के अंदर जो है वो ऐड करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए जो है आपको कितनी एनर्जी चाहिए होती है। सो इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डोनर की एग्जांपल जो है वो लेते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की एग्जांपल लेते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। अगर डोनर के एटम का एनालिसिस किया जाए तो उसके बुनियादी तौर पर दो पार्ट्स होंगे। एक फिक्स डाइन होगा आपके पास, जिससे जब आप लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेंगे तो उस पर पॉजिटिव ई चार्ज आ जाएगा, और जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उस पर ई चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जो है चूंकि लूजली बाउंड है तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो स्मॉल होती है। उसको थोड़ी सी एनर्जी देके आप जो है वो उसके एटम से रिमूव कर सकते हैं। तो जब आप उसके एटम से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वो कनेक्शन बैंड में चला जाता है और वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। सो यहाँ से आप इस कंसेप्ट को अपने थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि जो आप इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं उसको स्लाइट एनर्जी चाहिए होती है कि वो अपने एटम से फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चला जाए। पहले से फ्री नहीं होता। इसीलिए आज जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये उसी चीज़ के बारे में है कि जो भी इम्प्योरिटी एटम आप ऐड करेंगे, सिलिकॉन में करते हैं या जर्मेनियम में करते हैं, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है अगर आप उस एटम को आयनाइज करना चाहते हैं, ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप बतौर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो चूँकि यहाँ पे दो तरह के मटेरियल आपके पास जो है वो मौजूद होते हैं जब आप डोपिंग करते हैं, तो एक होस्ट है, दूसरा इम्प्योरिटी एटम है। तो इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन मुश्किल है। आयनाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन तो उसको मॉडल करना पड़ता है। तो इसको मॉडल करने के लिए हाइड्रोजन एटम का कंसेप्ट जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस आज की डिस्कशन में। तो हम सपोज करते हैं कि बिल्कुल हाइड्रोजन एटम की तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है इम्प्योरिटी एटम का, इट इज सपोज दैट के द इलेक्ट्रॉन कैन बी थिंक एज इमर्स्ड इन द यूनिफॉर्म पोलराइज्ड मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस से कुछ ज़्यादा है। कोई भी पोलराइजेबल डाइलेक्ट्रिक टाइप मीडियम है, लाइक जिसमें वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो बाकी सारा मीडियम जो है वो यूनिफॉर्म पोलराइजेबल मीडियम है जिसमें वो एक इलेक्ट्रॉन लाई करता है, और एक इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आप इस तरह ले रहे हैं जैसे हाइड्रोजन के पास जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन की जब आप बात करते हैं तो फ्री स्पेस में वो मूव करता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है, बल्कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर मूव करेगा। तो जिस भी मटेरियल के अंदर मूव करेगा उसकी रिलेटिव परमिटिविटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। सो ये जस्ट मॉडल है, और इस मॉडल से जो वैल्यूज कैलकुलेट की गई आयनाइजेशन एनर्जी की वो एक्यूरेट थी, एक्सपेरिमेंट से मैच करती थी, तो इसलिए इस मेथड को अडॉप्ट कर लिया गया था आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस डिस्कशन पे आते हैं किस तरह मॉडल किया गया था। तो मॉडल करते हुए हम बिल्कुल बोहर मॉडल को जहन में रखेंगे। उसमें सिर्फ इजाफा जो आपको नज़र आएगा वो एप्सिलॉन आर का आएगा। सो एप्सिलॉन आर जो है वो बोहर मॉडल के अंदर जब आप इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो बोहर रेडियस जो है फॉर इम्प्योरिटी एटम फॉर दैट इलेक्ट्रॉन, उसका जो ऑर्बिट है उसका रेडियस आर एन प्राइम से हमने शो किया है। जनरली हाइड्रोजन के लिए आप आर एन लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर पाई। यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर में एम एन स्टेरिक यूज किया है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
ठीक है, और ई स्केयर। तो जब हाइड्रोजन एटम के लिए आप करते थे तो तब आपको ये इफेक्टिव मास का कंसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सो यहाँ पे दो चीजें आपको डिफरेंट नजर आएंगी। एक ये एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, और दूसरी चीज जो है ये इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैंड, जिस बैंड में भी वो लाई करता है। ठीक है, अगर आप इसी क्वेश्चन को हाइड्रोजन एटम के फार्मूला में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दो आपको सेटिंग करनी पड़ेंगी। एम एन स्टेरिक जो है उसको एम से रिप्लेस कर दें, और एप्सिलॉन आर को 1 से रिप्लेस कर दें, दैट इज फॉर द फ्री स्पेस। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे कैलकुलेशंस रिजल्ट्स एग्जैक्टली वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी छोटी क्लासेस में 10th में, सेकेंड ईयर में यूज करते आए हैं। तो एग्जैक्टली वही रिलेशन हमने यूज किया है, लेकिन यहाँ चूंकि क्रिस्टलाइन मटेरियल लाई करता है, उसकी एप्सिलॉन आर जो है वो सफिशिएंट है, लार्ज है, ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम के केस में जब हम लेते हैं तो उसमें तो आप फ्री स्पेस का कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस रिलेशनशिप को अगर यूज किया जाए, लाइक वो कहता है फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम, जर्मेनियम की एग्जांपल अगर लेते हैं आप, जर्मेनियम प्योर फॉर्म में है, उसमें इम्प्योरिटी ऐड की आपने, कोई भी इम्प्योरिटी आपने ऐड कर दी, जर्मेनियम की रिलेटिव परमिटिविटी 16 बनती है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस, डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि ये रेशियो है, आपको पता है, सिमिलर क्वांटिटीज की। और जो इफेक्टिव मास है जर्मेनियम के अंदर जब आप इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं तो वो m/4 के बराबर है, रेस्ट मास m/4 के बराबर है। सो जो बोहर ऑर्बिट ऑफ डोनर सेंटर इज 64 टाइम्स द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इस कैलकुलेशन से जो आप रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे जो है ये वैल्यूज इंट्रोड्यूस करवा देंगे, नोमिनेटर में 16 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एम एन स्टेरिक की जगह अगर आप m/4 कर देंगे और इससे आप हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेयर करेंगे तो जो एडिशनल कोफिशिएंट आया है वो 64 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डोनर इम्प्योरिटी है उसका जो इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है उसका जो रेडियस है, यानी कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है वो 64 टाइम ग्रेटर है हाइड्रोजन एटम के का जो रेडियस बनता है उससे। ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम का रेडियस वेल नोन होता है, उसको 64 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका रेडियस जो है वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये जर्मेनियम की एग्जांपल ली है, हम इसी तरह सिलिकॉन के लिए भी कर सकते हैं। तो एक के लिए एग्जांपल लेंगे और दूसरे के लिए उसको एज इट इज जो है वो हम मेंशन कर देंगे। तो रेडियस जिस तरह फाइंड आउट करते हैं इसी तरह बोहर मॉडल से हम हाइड्रोजन एटम की एनर्जी को भी फाइंड आउट करते हैं। तो एनर्जी के रिलेशनशिप में भी वही दो तब्दीली हमें नजर आएंगी, एप्सिलॉन आर की मौजूदगी और एम एन स्टेरिक यानी इफेक्टिव मास की मौजूदगी। सो ई एन प्राइम जो है दैट विल बी माइनस एम एन स्टेरिक E4 और 8 एन स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये सारी चीजें एज इट इज होंगी। हाइड्रोजन एटम के लिए भी ये आपने जो है वो मीडियम का इफेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, एप्सिलॉन और स्क्वायर। ये रिलेशनशिप आपके पास हाइड्रोजन एटम के लिए मौजूद है। आप इनको रिलेटिवली कंपेयर करके वैल्यूज जो कि फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों की रेशियो ले लेंगे, ई एन प्राइम ओवर ई एन। ई एन प्राइम एनर्जी है किस चीज की भला? ई एन प्राइम हमारे जर्मेनियम के अंदर जो कि एन टाइप डोपिंग के साथ आपके पास मौजूद है उसके उसके इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी है, और डिनोमिनेटर में आपके पास हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी है ई एन, जिसकी वैल्यू 13.6 है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर अगर वो मौजूद है तो। ठीक है, तो जो सारी एक जैसी वैल्यूज थी वो जब आप रेशो लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 ओवर एप्सिलॉन आर स्क्वायर एम एन स्टेरिक ओवर एम। अब पीछे आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी मेंशन करके आए हैं और आपने जो है वो एम एन स्टेरिक की वैल्यू भी मेंशन की है, तो वो m/4 थी। और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे आप जो है इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे यहाँ पे।
आप इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी पुट कर देंगे और फाइनली ये 13.6 जो डिनोमिनेटर में है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें वेल नोन है आपके पास। एप्सिलॉन आर का भी पता है आपको, एम एन स्टेरिक का भी पता है, ये वैल्यू पुट कर दें और जो रिजल्ट आएगा उसको आप ई एन से मल्टीप्लाई कर दें। ई एन आप जानते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपके पास एन टाइप जर्मेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, जो कि काफ़ी थोड़ी है, थोड़ी अमाउंट में एनर्जी चाहिए है एज कम्पेयर टू अगर आप हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करें तो हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी। जर्मेनियम की जो इम्प्योरिटी है उससे आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 0.013 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो कि काफ़ी स्मॉल अमाउंट में एनर्जी है। इसी वजह से आप उस इलेक्ट्रॉन को नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसको स्लाइट थर्मल एनर्जी मिलती है तो वो फ्री हो जाता है, जिसको स्लाइट थर्मल एनर्जी मिलती है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। सिमिलर कैलकुलेशन आप सिलिकॉन के लिए भी कर सकते हैं। सिलिकॉन के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू तकरीबन 12 बनती है और जो इफेक्टिव मास की वैल्यू है सिलिकॉन के अंदर जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, टाइप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इफेक्टिव मास तकरीबन उसका बनता है m/2.4। सो ये दोनों वैल्यूज उन्हीं इक्वेशंस में जो कि जर्मेनियम के लिए हमने सेट की हैं अगर पुट करें तो जो आयनाइजेशन एनर्जी बनती है एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के केस में वो बनती है आपके पास 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी ओवरऑल अमाउंट तो बहुत थोड़ी है, लेकिन एक चीज़ खैर क्लियरली हमें नज़र आ रही है कि जर्मेनियम के केस में जब आपने देखा था तो वैल्यू जो है वो आई थी 0.013 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सिलिकॉन के केस में जब देख रहे हैं 0.04, तो स्टिल जब आप सिमिलर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जर्मेनियम में तो उस केस में जो है वो इलेक्ट्रॉन को आयनाइज एटम को आयनाइज करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए है। जब आप सिलिकॉन में डॉप करते हैं तो उसको करने के लिए आपको रिलेटिवली ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये बैंड स्ट्रक्चर को शो करता है। ये बैलेंस बैंड है आपका, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। ये टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड है और ये एक्सेप्टर स्टेट है, और ये बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड है और ये डोनर स्टेट है। सो डोनर स्टेट में अगर आप देखें ये बैंड गैप, अगर जर्मेनियम के अंदर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो बनेगा 0.013 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर आप सिलिकॉन में डॉप करते हैं तो ये बनेगा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कंसिडरेबली जर्मेनियम की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। इसलिए सिलिकॉन जो है आमतौर पे इसके लिए हम ये कहते हैं कि सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा थर्मली स्टेबल मटेरियल है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम का अपना बैंड गैप भी कम होता है, ठीक, और इम्प्योरिटी एटम को फ्री करने के लिए भी बहुत थोड़ी एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। सो उस पर टेम्परेचर का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। सिलिकॉन रूम टेम्परेचर पे तकरीबन रिलेटिवली स्टेबल होता है, इसलिए आमतौर पे सिलिकॉन बेस्ड डिवाइसेस ज़्यादा डिज़ाइन की जाती हैं। तो ये हमारी कुछ डिस्कशन थी कि इम्प्योरिटी एटम पहले से आयनाइज नहीं होता, बल्कि उसको आयनाइज करने के लिए स्मॉल अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। चाहे वो कहाँ से आती है, उसका सोर्स क्या है, चाहे वो थर्मल एनर्जी है। रूम टेम्परेचर पे आमतौर पे तमाम इम्प्योरिटी के एटम आयोनाइज्ड ही होते हैं, ठीक है। और रूम टेम्परेचर जो है वो इतनी एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है जितना जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर मौजूद इम्प्योरिटी एटम को आयनाइज करने के लिए सफिशिएंट है। बहरहाल कुछ एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए आप उसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन कह लेते हैं। कि हम कहते हैं कि डोनर की मौजूदगी से कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और उसकी ज़्यादा होने की रीज़न भी हम यही बताते हैं चूँकि डोनर स्टेट पे मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन और उसके लिए कंडक्शन बैंड में जाना आसान है, उसके लिए इफेक्टिवली बैंड गैप ये है। जर्मेनियम हो तो वो 0.013 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और सिलिकॉन हो तो वो बैंड गैप 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये हमारे लेक्चर का पहला हिस्सा था, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स कि किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है और उसकी कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। सो इसी तरह दो चीज़ें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। रिलेटिव परमिटिविटी उस मटेरियल की कितनी है, सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कितनी है, जर्मेनियम यूज़ कर रहे हैं,
तो उसकी कितनी है, और वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाई करता है वहाँ पे उसकी इफेक्टिव मास कितनी है बैंड के अंदर। ठीक है, सो अगर ये दो चीज़ें आपको पता हों तो आप उसका जो है वो रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम का कंसेप्ट इस्तेमाल करके, और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं दीज आर इन गुड एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंट। अब हम अपने आज की डिस्कशन के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। हमारी आज की जो डिस्कशन है इसका दूसरा हिस्सा लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। ये बहुत ही सिंपल सा एक सादा सा लॉ है जो बुनियादी तौर पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में एग्जिस्ट करते हैं उनके दरमियान हमें एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। इनके दरमियान एक ताल्लुक बिल्ड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का केस लेते हैं तो उसमें तो सिचुएशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल होती है। उसमें हम जानते हैं कि चूँकि कोई डोनर या एक्सेप्टर तो मौजूद नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में वही जाता है जिसके जो वैलेंस बैंड से जो है सफिशिएंट एनर्जी हासिल कर लेता है कि वो कंडक्शन बैंड में जा सके। तो पीछे उतनी ही होल्स बचती हैं जितने के वैलेंस बैंड के अंदर होल्स उतनी ही बचती हैं जितने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के हैं, क्योंकि वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सफिशिएंट एनर्जी हासिल करता है, चाहे वो थर्मल एनर्जी है या किसी और मीन से उसको प्रोवाइड की गई है। सो वो इतनी एनर्जी हासिल कर लेता है कि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है। तो जब भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पीछे एक होल जो है वो छोड़ेगा। सो फिक्स टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई वेल डिफाइंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। सो मैथमेटिकल रिलेशनशिप जब आप फाइंड आउट करने जाएंगे तो फिर हम अपने प्रीवियस लेक्चर पे थोड़ा सा फोकस करेंगे जहां हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के बारे में पढ़ा था कि मैथमेटिकली किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां से ही कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो आप थोड़ा सा अगर जहन पे जोर दें तो ये हमने मैथमेटिकल पॉइंट किया था, ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन द कंडक्शन बैंड और ये रिलेशनशिप था कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। इसमें एन सी और एन वी हमने ये कांस्टेंट्स जो है वो डिफाइन किए थे। अब हमने ये किया कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो एन नॉट पी नॉट कर दिया आपने, एन नॉट पी नॉट, ये एन नॉट की वैल्यू लिख दी आपने, एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस ए सी माइनस ई एफ ओवर के बी टी, और ये आपने पी नॉट की वैल्यू लिख दी। ठीक है, इसको चूँकि एन सी भी एक कांस्टेंट था, एन वी भी एक कांस्टेंट था, इन इन सबको जो है वो आपने इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद आपने जो है वो जो कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको आपने जो है वो सबको ए के बराबर लिख दिया, ये उसको डिफाइन भी किया है। टेम्परेचर दोनों में इन्वॉल्व था तो टेम्परेचर को आपने जो है वो बाहर निकाल लिया है, तो वो टी क्यूब आपने एज इट इज मेंशन कर दिया, और एक्सपोनेंशियल वाली जो पावर्स हैं उनको ऐड कर दिया आपने, तो ई एफ इसमें से जो है वो रिमूव हो गया, तो ये पार्ट आपके पास बच गया। इस रिलेशनशिप को अगर देखें तो इसमें हम फिक्स टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर को फिक्स कर लिया जाए तो डिपेंडेंस किस चीज़ पे बनती है, एन नॉट पी नॉट जो टर्म है इसमें टेम्परेचर ही अगर फिक्स कर लिया तो ई सी भी फिक्स है, ई वी भी फिक्स है, ए तो था ही सारा कांस्टेंट, तो एन नॉट पी नॉट एक कांस्टेंट के बराबर आ गया। यही बुनियाद है बुनियादी तौर पे लॉ ऑफ मास एक्शन की, यही बेसिक्स हैं उसकी कि जो प्रोडक्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड टू दैट ऑफ नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस प्रोडक्ट ये हमारे पास मौजूद है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि ये फर्मी लेवल पे तो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फर्मी लेवल वेरी करता है, प्योर सेमीकंडक्टर में सेंटर में होता है, उसकी डिस्कशन हमने आगे चल के करनी है। एन टाइप में जो है वो नियर द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड होता है, पी टाइप में नियर द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड होता है। लेकिन चूंकि मैथमेटिकली जो आपने रिलेशनशिप ड्राइव किया है उसमें फर्मी लेवल मौजूद ही नहीं है, तो उस पर तो उसका इम्पैक्ट है ही नहीं। कंडक्शन बैंड मटेरियल अगर चेंज नहीं किया आपने तो लेवल ऑफ द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड ई सी, द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड ई वी वो भी कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर आपने चेंज करना नहीं है, तो टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है एन नॉट पी नॉट ये हमेशा
कांस्टेंट रहेगा, और इस रिजल्ट को जो है वो आप कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, सो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर एक की कंसंट्रेशन आप किसी जरिए से बढ़ाते हैं तो दूसरे की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये आपको जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, वहाँ पे आप आउट ऑफ द वे जो है वो इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की तादाद को। ठीक है, सो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, दोनों पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। सो द प्रोडक्ट N नॉट P नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में आप देखें Ni और Pi बराबर होते हैं। ठीक है, Ni और Pi बराबर होते हैं। सो N नॉट P नॉट में को आप लिख सकते हैं Ni Pi। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं, I फॉर इंट्रिंसिक आप आमतौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट कैन बी रिटन एज Ni स्क्वायर, क्योंकि Ni और Pi बराबर है, या आप इसको लिख सकते हैं Pi स्क्वायर। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये कंप्लीट फॉर्म है लॉ ऑफ मास एक्शन की। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्म है लॉ ऑफ मास एक्शन की, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर लेते हैं ना प्योर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, तो उसमें तो फिर जिस टेम्परेचर पे जितने का N नॉट बनने थे या P नॉट बनने थे वो तो एक बार बन जाएंगे, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा आपके पास। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको उसमें चेंज करनी है तो आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं होता। ठीक है, दूसरी सूरत आपके पास बनती है कि आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। आप इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। सिचुएशन इस तरह डिफरेंट होगी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो होल्स कम हो जाएंगे, होल्स बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो दोनों तरह के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पे अप्लाई किया जा सकता है। प्योर पे भी किया जा सकता है, यानी इंट्रिंसिक पे भी किया जा सकता है, एक्सट्रिंसिक पे भी किया जा सकता है। कैसे वाला? एक्सट्रिंसिक का केस चूंकि ट्रिकी है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जहन में रखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी कैरियर एक है, दूसरा माइनॉरिटी कैरियर है। जब मेजॉरिटी कैरियर बढ़ता है तो माइनॉरिटी कैरियर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और जब माइनॉरिटी कैरियर रिड्यूस हो जाता है तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो होल्स कम हो जाएंगे, और अगर होल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट इनका जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर को आपने फिक्स रखा है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, वेदर वो प्योर सेमीकंडक्टर हो चाहे वो डोप्ड सेमीकंडक्टर हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको आप अलग-अलग से डिफाइन भी कर सकते हैं एन टाइप मटेरियल के लिए और पी टाइप मटेरियल के लिए। अगर आप एन टाइप के लिए इसको लिखेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एन एन पी एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज प्योरली फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे एन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी एन नंबर ऑफ होल्स इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर है। सो इसमें क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स as the number of electron in the conduction band increase, the number of holes in the valence band decrease। उतने नहीं बढ़ते, उतने नहीं होते। अगर उतने नहीं होते तो होल्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, therefore प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इसी रिलेशनशिप को लिखना चाहते हैं तो पी टाइप में जो है वो होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। सो अगर नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में बढ़ेंगे तो कंडक्शन बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, उनकी तादाद जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो पी एन एन पी जो है नंबर ऑफ होल्स जो है पी आई स्केयर के बराबर होगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जबकि पी पी जो है दिस इज द नंबर ऑफ होल्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एन पी जो है दिस इज number of electrons in the p-type semiconductor। तो अगेन होल्स मेजॉरिटी कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर हैं, लेकिन वो इस तरह बढ़ेंगे कि उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर आप टेम्परेचर को वेरी नहीं करते तो। लाइक सो यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन आप इसको जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, एन आई इज इक्वल टू पी आई
प्रोडक्ट से ही लिया है, चूंकि Ni और Pi को आपने बराबर उसमें पुट किया था, तो वो Ni स्केयर के तौर पे लिख सकते हैं या उसको आप Pi स्केयर के तौर पे लिख सकते हैं। सो वो जो प्रोडक्ट था उसका अगर आप स्केयर रूट ले लें तो Ni और Pi की कंसंट्रेशन भी आप इस रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें A जो है ये सारा कांस्टेंट है, स्केयर रूट लिया है बेसिकली। अगर आप इस इक्वेशन पर जाते हैं, ये n0 और p0 का प्रोडक्ट था, इस इक्वेशन का आपने स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को इस्तेमाल किया, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप ये रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं, Ni इज इक्वल टू Pi इज इक्वल टू दिस। ये देखें, वहाँ A था तो यहाँ A स्क्वायर रूट हो गया, वहाँ t क्यूब था तो ये t⁻3/2 हो गया, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखें ये 1/2 आ गया। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। यहाँ पे इसी रिलेशनशिप को आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दो चीज़ें पता हो, कांस्टेंट A की वैल्यू पता हो और बैंड गैप का पता हो, Eg का पता हो कि कितना बैंड गैप मौजूद है। A कांस्टेंट तो डिफरेंट कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर का आपको पता होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए। फॉर जर्मेनियम अगर आप देखें एट 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पे जर्मेनियम का बैंड गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो Ni इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर इसकी कंसंट्रेशन आती हैं इलेक्ट्रॉन्स की जर्मेनियम में रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे अगर आप सिलिकॉन को देखते हैं तो एट 300 केल्विन सिलिकॉन का बैंड गैप तकरीबन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन 1.6 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आती है। यहाँ से भी टेम्परेचर सेंसिटिविटी का पता चल जाता है कि जर्मेनियम का चूंकि बैंड गैप कम है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन का बैंड गैप जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। तो ये कुछ डिस्कशन थी हमारी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के हवाले से। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की डिस्कशन की समझ आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।